नातेदारी की शब्दावलियाँ यह भी जब हम किनशिप का स्टडी करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं नातेदारी की शब्दावलियों के बारे में। हम बात कर चुके हैं नातेदारी की श्रेणियों के बारे में पहले कि कितने प्रकार की नातेदारियाँ होती हैं और जो है उसमें जो जो श्रेणियां हैं वो संबंधों की निकटता सामीप्यता के आधार पर बनती हैं। इसी से जुड़ा हुआ और लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है किनशिप संज्ञाएं या नातेदारी की शब्दावली। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह के संबंधों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर भी प्रत्येक समाज में प्रत्येक प्रकार के संबंध के लिए अलग अलग शब्दों का ही व्यवहार किया जाता है, यह कहना भी गलत होगा। मॉर्गन ने सर्वप्रथम संबद्ध संज्ञाओं का विस्तृत अध्ययन करके यह बताया कि संबंध संज्ञाओं को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। वर्गीकृत संबंध संज्ञाएं यानी कि क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म्स और विशिष्ट या वर्णनात्मक संबंध संज्ञाएं यानी कि पर्टिकुलराइजिंग या डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म। वर्गीकृत जो संज्ञा व्यवस्था है के अनुसार अनेक नाते रिश्तेदारों को एक ही वर्ग या श्रेणी के अंतर्गत मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए कराड जेरी समाज में एक व्यक्ति ताबलू शब्द का प्रयोग न केवल अपने पिता के लिए करता है बल्कि पिता के भाई यानी कि चाचा और ताऊ के लिए भी करता है। इसी प्रकार सेमा नागा जाति में अजा शब्द का प्रयोग माँ, चाची, ताई तथा मौसी सभी के लिए किया जाता है। कुकी लोगों में हेपु संज्ञा का प्रयोग पिता के पिता, माता के पिता, माता के भाई, पत्नी के पिता, मामा के पुत्र, पत्नी के भाई, साले के लड़के आदि के लिए किया जाता है। आदिम समाजों में ही नहीं बल्कि आधुनिक समाजों में भी वर्गीकृत संज्ञा व्यवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में अंकल शब्द का प्रयोग चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, मौसा आदि संबंधों के लिए होता है। इस प्रकार ही कज़न शब्द से चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहनों का भी बोध हो जाता है। तो इस प्रकार के जो टर्म्स होते हैं जो एक ही शब्द को हम अपने कई प्रकार के रिश्तेदारों के लिए करते हैं। इसके पीछे जो मॉर्गन की जो धारणा है या उनकी जो व्याख्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो दूसरा जो प्रकार है वह है पर्टिकुलराइजिंग या डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म या विशिष्ट या वर्णनात्मक संबंध संज्ञाएं। उनके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये वर्गीकृत संज्ञाओं से बिल्कुल उलट विशिष्ट या वर्णनात्मक संबंध संज्ञा एक शब्द या संज्ञा द्वारा एक ही संबंधी को अभिहित किया जाता है या सूचित किया जाता है। जैसे हम माँ शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल एक विशिष्ट संबंधी का ही बोध होता है, उसी प्रकार चाचा, मामा आदि विशिष्ट संबंध संज्ञाएं हैं। तो ये दो प्रकार हैं किनशिप टर्मिनोलॉजी के आधार पर। और मॉर्गन की जो मान्यता है, हालांकि इसके बारे में दूसरे लोग पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं, हम उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मॉर्गन पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नातेदारी शब्दावली का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने न्यूयॉर्क में एक इरोक्विस जनजाति होती है उसका अध्ययन किया और नातेदारी के अध्ययन में संज्ञाओं को विशेष महत्वपूर्ण बताया। मॉर्गन ने संसार के अनेक समाजों की नातेदारी शब्दावली के अध्ययन के आधार पर ये वर्गीकृत संज्ञाओं का वर्गीकरण दो रूप में, वर्गीकृत संज्ञा और विशिष्ट संज्ञा के रूप में दिया। और उन्होंने कहा कि इससे उस समाज में नातेदारी की व्यवस्था के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलता है। यानी कि जिन लोगों का, जिन संबंधियों का हमारे जीवन में बहुत विशिष्ट स्थान होता है
और वैसा कार्य करते हैं हमारे जीवन में जिसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती, विकल्प उसका नहीं हो सकता, उसके लिए हम विशिष्ट संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। और जिन संबंधों में कोई उसका पूरक हो सकता है या उसी उसी भांति या लगभग भूमिकाओं की समानता होती है हमारे जीवन में जिन संबंधियों के, उनको हम सामान्य या वर्गीकृत संज्ञाओं के आधार पर अभिहित करते हैं। मजुमदार और मदान ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि जो संबंध संज्ञाएं हैं, वो संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। हबल ने कहा कि संज्ञाओं के वे समुच्चय जो नातेदारी व्यवस्था में विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वही नातेदारी संज्ञाएं कहलाती हैं। तो नातेदारी संज्ञाओं के लक्षण को स्पष्ट किया क्रोबर और लोई ने। क्रोबर और लोई ने जो अंतर किया वर्गीकृत संज्ञाओं में और विशिष्ट संज्ञाओं में लक्षण के आधार पर, उसमें जो कुछ प्रमुख हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला अंतर जो उन्होंने बताया वो था आयु भेद का। उनका कहना है कि विशिष्ट संज्ञा में आयु भेद होता है तथा वर्गीकृत में नहीं होता है। जैसे चाचा तथा ताऊ विशिष्ट संज्ञाएं हैं, ये क्रमशः पिता के छोटे तथा बड़े भाई के लिए प्रयोग में दी जाती हैं, और इस दृष्टिकोण से मामा बुआ मौसी में अंतर स्पष्ट नहीं होता है ना। इसलिए वर्गीकृत संज्ञाएं हैं। उसी प्रकार से लिंग भेद के आधार पर भी कहा, उन्होंने अंतर किया। उन्होंने कहा कि विशिष्ट संज्ञा में लिंग भेद होता है, जैसे माता पिता, बच्चा बच्ची, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी वगैरह। लेकिन अंग्रेजी भाषा की संज्ञाएं जैसे पेरेंट, चाइल्ड, कज़न में लिंग भेद नहीं होता। फिर पीढ़ी भेद के आधार पर भी यह कहा कि विशिष्ट संज्ञा में पीढ़ी भेद होता है, जैसे दादा पिता का पिता, दादी पिता की माता, नाना माता का पिता, नानी माता की माता, चाचा पिता का भाई, मामा माता का भाई आदि। लेकिन वर्गीकृत संज्ञा में यह भेद लुप्त हो जाता है, जैसे ग्रैंडफादर पिता और माता दोनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसी प्रकार से ग्रैंड मदर दादी और नानी दोनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार अंकल शब्द का चाचा ताऊ अंकल शब्द का प्रयोग चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा सभी के लिए समान रूप से किया जाता है। तो इन समाजों का अंतर भी है कि जिन समाजों में जहाँ पे एक ही शब्द प्रयोग में लिया जाता है वहाँ पे उनकी जीवन में भूमिका सामान्य सी होती है, लेकिन जहाँ पे विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे किनशिप व्यवस्था में या जो नातेदारी व्यवस्था में उनके लिए विशेष भूमिकाएं होती हैं। वैवाहिकता के आधार पर भी अंतर किया गया। वैवाहिकता मुख्य रूप से संबंधियों को दो वर्गों में विवाह के संबंध और रक्त के संबंध के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसी के आधार पर नातेदारी संज्ञाएं भी वर्गीकृत की जाती हैं। जब किसी संज्ञा में यह भेद नहीं रहता है तो वह वर्गीकृत संज्ञा कहलाती है। जिन समाजों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह होता है उनमें भांजी या बहन की पुत्री बाद में पुत्रवधु बन जाती है। इसलिए ऐसे समाजों में भांजी तथा पुत्रवधु के लिए एक ही संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और वह वर्गीकृत संज्ञा होती है। उसी प्रकार बुआ और सास के लिए एक संज्ञा, मामा और ससुर के लिए एक शब्द तथा भतीजा और दामाद के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब वर्गीकृत संज्ञाएं हैं। उसी प्रकार एक और शब्द का आधार का प्रयोग किया गया क्रूबर और लोई के द्वारा, वो है समवाहिता। यानी एक पीढ़ी में अनेक संबंधी होते हैं, कुछ घनिष्ठ संबंधी होते हैं तो कुछ दूर के संबंधी होते हैं। इसी प्रकार कुछ प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संबंधी होते हैं। जब निकटता तथा दूर के घनिष्ठ तथा अघनिष्ठ संबंधियों के लिए एक ही नातेदारी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो वह वर्गीकृत संज्ञा कहलाती है तथा उसमें समवाहिता होती है। सेमा नागाओं में, जैसा कि पहले भी कहा था, नागाओं में माता, चाची, ताई, मौसी के लिए अजा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इस संज्ञा में प्राथमिक संबंधी यानी कि माता, द्वितीयक संबंधी मौसी और तृतीयक संबंधी चाची तथा ताई तीनों को एक ही वर्ग में रखा है, जबकि संबंधों में बहुत भेद है। इसी तरह सीमा विभाजन, व्यक्ति के संबंधियों का क्रम पुरुष की दिशा में तथा माता की दिशा में चलता है।
जैसे पिता का प्राथमिक तथा द्वितीयक संबंधी तथा माता के प्राथमिक तथा द्वितीयक संबंधी के क्रम में होते हैं तथा उनके लिए भिन्न भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। हिंदू समाज में पिता पक्ष में दादा दादी तथा माता के पक्ष में नाना नानी आदि संबंधी होते हैं। अंग्रेजी भाषा में इन संबंधियों के लिए ग्रैंडफादर शब्द का प्रयोग दादा नाना तथा ग्रैंड मदर का प्रयोग दादी नानी दोनों के लिए किया जाता है। ये अंग्रेजी के जो शब्द हैं ये वर्गीकृत संज्ञा कहलाते हैं, जबकि इसमें सीमा विभाजन के नियम का पालन नहीं किया जाता। उसी प्रकार से कुछ अन्य भी आधार हैं, जैसे ध्रुवता, वक्ता का लिंग, मृत्यु का तथ्य, मजुमदार तथा मृत्यु का तथ्य इत्यादि। ये और कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकृत संज्ञाओं में, विशेष संज्ञाओं में अंतर करते हैं। मजुमदार और मदान ने मॉर्गन के निष्कर्ष को अपनी पुस्तक में उद्धृत किया और कहा कि जो जो हम पिछड़े हुए आदिम समाजों से तथा कथित समृद्ध समाजों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे वर्गात्मक संज्ञाओं का स्थान विशिष्ट संज्ञाएं लेती चलती हैं। नातदारी संज्ञाओं का समाज के विभिन्न अध्ययनों में उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी नातदारी की शब्दावलियों के बारे में, और आशा करता हूँ आपको ये आपके लिए उपयोगी होगा और आप इससे ज़रूरी जानकारी जो आवश्यक है उसको एकत्रित कर पाएंगे। धन्यवाद।